हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं कि अपने जो इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद जो गठन आ जाती है या सूजन हो जाती है, यानी जिस जगह अपने इंजेक्शन लगाया गया है उस जगह कुछ समय बाद या उस थोड़ी देर बाद ही उसकी जगह आपके गठन हो जाती है या कोई भी सूजन आ जाती है, तो अपन उसका घर पर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी किस तरह अपन उस गठन या सूजन को दूर कर सकते हैं। तो अपन आज इसके वीडियो में जानेंगे कि अपन किस तरह अपनी वो सूजन या गठन हो जाती है उसको कैसे दूर करना है, अपन को क्या घर पे ट्रीटमेंट लेके अपनी जो गठन है उसको आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो उसे भी आप जरूर जाके फॉलो कर लें। और अगर आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे जरूर आपकी सॉल्व आउट करूंगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किस तरह अपने जो इंजेक्शन की जो गठन हो जाती है या कुछ भी या सूजन आ जाती है तो उसको अपन घर पे कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये कि अगर अपन इंजेक्शन लगवा रहे हैं किसी से तो वो नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर से नहीं लगवानी चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है यानी आप किसी भी ऐरे गहरे लोग से नहीं करवाइए, यानी अपन किसी भी लोग से लगवा लेते हैं इंजेक्शन, यानी अपने को जो भी प्रैक्टिशनर लोग है यानी जो अपने मेडिकल फील्ड में है यानी स्टाफ है, यानी जो मेडिकल फील्ड के यानी कोई भी डॉक्टर हुआ या नर्सिंग स्टाफ हुआ उनसे ही आपको कोई भी इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्योंकि अपन नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टाफ से लगा लेते तो होता क्या है, यानी वो गलत तरीके से लगा देते हैं जिससे अपनी सूजन या गठन हो जाती है। और कई बार गठन या सूजन इसलिए भी हो जाती है कि अपन कोई भी जो सिरिंज अपने बॉडी के अंदर जो पिंच कर रहे हैं उसके बाद वो निकालते हैं तो कई टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से अभी अपने सूजन या गठन हो जाती है। और एक और बात है कि इसी में आपको इस वीडियो में एक और बात बताना चाहता हूं कि एक चीज और हो जाती है गठन सूजन के साथ साथ कई बार क्या, जैसे छोटे बच्चों के इंजेक्शन लगता है तो उनके फीवर भी आ जाता है। तो दोस्तों इसकी बात अपन इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि बच्चों के बाद यानी बच्चों के जब इंजेक्शन का टीका लगता है तो उन्हें क्यों बुखार आ जाता है, यानी बुखार आने का क्या कारण है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप जाकर इस चैनल पर आप देख सकते हो कि मैंने बताया है कि किस तरह बच्चे की टीका लग रहा है तो उसके बाद क्यों उसके बुखार आ रहा है, ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दी है। तो दोस्तों आज अपन अपने इस टॉपिक पे आते हैं कि अपने ये जो इंजेक्शन लगाया लगता है तो उसकी गठन या सूजन क्यों हो जाती है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ ऐसी होम रेमेडी, यानी ऐसे काम बताता हूँ आपको जिससे आपकी जो इंजेक्शन लगाए जो गठन हुई है वो आपकी जल्दी दूर हो जाएगी। यानी आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा कि आप उनको ये और बोलने जाओगे कि भाई तुमने क्या इंजेक्शन लगाया है, मेरे तो गठन हो गई, यानी आप उनसे दोबारा मतलब आना चाहिए, बट आप ना घर पे इसका इलाज कर लो। तो देखो आपको इलाज बताता हूँ, एक तो आपको मेडिसिन बताऊंगा, एक आपको होम ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये दोनों अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कईयों को होम ट्रीटमेंट पे हो जाता है कि यार ये कुछ काम करेगा नहीं करेगा, बट मेडिसिन पे तो होगा ही ना। मेडिसिन पे तो इतना आपको बिलीव हो ही गया होगा कि आप कुछ भी दवाई ववाई लेते हो तो आप जल्दी से ठीक हो जाते हो। तो देखो अपन पहले बात कर लेते हैं मेडिसिन पे, ठीक है। मेडिसिन है थ्रोम्बोपेप जेल, यानी ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। थ्रोम्बोपेप जेल ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा किसी भी, आप जाके यानी 100-200 रुपए का आता है ये, यानी जेल टाइप में आता है, थ्रोम्बोपेप जेल के नाम से है। मेडिकल स्टोर पे आप जाके मांग लेना, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा अपन होम ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं दोस्तों, अपन होम ट्रीटमेंट में ले सकते हैं आइस, यानी आइस क्यूब ले सकते हैं, यानी आइस लगा सकते हैं। यानी अपने जहां भी गठन या सूजन है उस जगह अपन आइस का यानी सेक कर सकते हैं, यानी आइस रब कर सकते हैं उस जगह। यानी आप दिन के अंदर 1-2-3 बार करोगे या 2-3 दिन लगातार करोगे, अगर ज्यादा है तो 2-3 दिन लगातार कर लो, और अगर एक ही दिन यानी आपके कम है तो आप एक दिन करोगे तो उसमें आपको कई रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा है बोरिक एसिड, इसको क्या करना है, ये आपको मार्केट में मिलेगा बोरिक एसिड। इससे क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको गर्म करना है, यानी गर्म करने के बाद आपको जिस जगह आपकी सूजन या गठन हो रही है उस जगह आपको लगाना है, जिससे आपकी जल्दी ये ठीक हो जाएगी आपकी सूजन या गठन है जो। नेक्स्ट है मैक्स सल्फ, ये भी आपको मार्केट में मिलेगा मैक्स सल्फ। इसको भी आपको थोड़ा सा हीट यानी थोड़ा सा गर्म करना है, यानी इतना ही गर्म करना है जितना आपके बॉडी के लिए यानी ठीक हो, यानी ज्यादा गर्म कर लोगे तो वो आपकी स्किन को भी डैमेज कर देगा। तो इसको आपको इतना ही करना है, यानी आप थोड़ा सा आप टच करके देख लो कि आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है अच्छा गर्म हो गया है, तो ये भी आप लगा सकते हो मैक्स सल्फ। फिर तीसरा है कुकिंग सॉल्ट, ये तो आपने घर में ही मिल जाएगा आपको कुकिंग सॉल्ट, जो भी नमक की बात कर रहा हूं मैं। ये नमक जहां आपकी सूजन या गठन हो रही है उस जगह आप इसे अच्छे से रब करें, यानी इसको आप दिन के अंदर 2-3 बार लगाएं, और अगर ज्यादा है तो 1-2 दिन लगाएं। आपकी धीरे धीरे जो भी गठन या सूजन है वो धीरे धीरे आपकी चली जाएगी, यानी आपकी जो भी सूजन या गठन हुई है वो धीरे धीरे आपकी चली जाएगी और आपको इन किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी इस वीडियो के अंदर कि सूजन या गठन है उसको अपन कैसे सोल्व करें, और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके किसी की फ्रेंड के या अपने परिवार में हो तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब।
दोस्तों आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, यानी जैसे मान लो किसी के वुंड हो गया हो या कोई घाव हो गया हो, तो अपन उसका घर पर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी अपन उसका इंस्टेंट ऐसा क्या ट्रीटमेंट करें जिससे अपना जो घाव हो गया हो वो बढ़ जाए। अब दोस्तों अपने जो घाव है वो किसी भी तरह का हो सकता है, यानी कोई भी एक्सीडेंट घाव हो सकता है, यानी अपना एक्सीडेंट हो गया हो तब कोई घाव हो गया हो, या अपन गिर गए हो तब ऐसा कुछ घाव हो गया हो, या किसी चीज से कोई कट गया हो तब भी घाव हो सकता है, जैसे कि जल गया हो तो भी उसको अपन घाव में मानेंगे, यानी वो भी एक घाव ही अगर जल गया हो, चाहे वो केमिकल से जला हो या आप वैसे बर्न हो गए हो या जल गए हो। तो इस प्रकार के जो घाव हो जाते हैं उनको अपन किस तरह ठीक कर सकते हैं, यानी उनको इमीडिएट यानी जल्दी से अगर आप चाहते हैं तो उसे आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके ये घाव है उनको जल्दी ही ठीक करेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, और अगर आपने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो उसे भी आप जरूर जाके फॉलो कर लें। अगर आपकी ऐसी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे जरूर सॉल्व आउट करूंगा। दोस्तों जो अपनी इंस्टाग्राम की लिंक है वो अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ आपकी कोई भी वुंड हो गया हो या घाव हो गया हो तो अपन उसका क्या इंस्टेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी मेडिसिन यूज करके आप उस घाव को जल्द से जल्द बढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर कोई भी अपने घाव हो जाता है तो वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कई बार टाइम ज़्यादा इसलिए भी लग जाता है यानी अपने अगर शुगर वाली प्रॉब्लम होती है तो अगर किसी व्यक्ति की अगर शुगर की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यानी शुगर वाले पेशेंट के भी घाव जल्दी ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों उस मेडिसिन का क्या नाम है, यानी दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है मेगा हील क्रीम, यानी ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, ये किसी भी जो मेडिकल जनरल स्टोर की दुकान है वहां पर आपको मेगा हील के नाम से ये एक मेडिसिन मिल जाएगी। दोस्तों अपन अभी इसके यूजेज की बात कर लेते हैं, अपन को इसके किस किस में ये यूजेज ली जा सकती है, यानी किस में ये उपयोग में ली जा सकती है। दोस्तों जैसे कोई बर्न हो गया हो, चाहे वो केमिकली हो या वैसे कुछ जल गया हो, या कोई एक्सीडेंट हो, या जैसे किसी का सर्जरी हुई है, जैसे किसी के टाँके लगे हो तो वो बाद में पक गए हो, या वहाँ पे कोई घाव बन गया हो तो उसमें भी ये यूज में ली जा सकती है। या कोई भी अपना कट हो, चाहे वो डीपली हो या सरफेसली हो, उसके अंदर भी आप इसको यूज ले सकते हैं जिससे आपका घाव जल्दी ही बढ़ जाएगा। अब दोस्तों अपन इसकी बात करते हैं कि अपन इसको यूज कैसे लेना है। अगर अपने इस तरह की कोई भी घाव हो गया हो, वुंड हो गया हो, तो अपन इसका यूज किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, जितने आपके जिस जगह घाव हुआ हो उस जगह आपको एक थिन लेयर बनानी है, यानी एक मोटी लेयर बनानी है। जैसे मेरे यहाँ पर घाव हो गया हो तो मैं यहाँ पर एक उसको यानी जो क्रीम है उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, उसको रगड़ना नहीं है, बस उसको आराम से अपने यहाँ थिन लेयर बनानी है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि अपन इसका यूज कब कर सकते हैं, यानी अगर आपको घाव ज्यादा हो तो आप उसको लंबे समय तक करो, और अगर नहीं हो तो आप उसको 2-3 दिन भी कर सकते हो, यानी इसको कंटिन्यू आप 2-3 दिन लगाओगे तो आपका जो घाव है वो जल्दी भर जाएगा। अंदर आप क्या करोगे, यानी अगर आपको मेडिसिन लगी है तो आप उसके ऊपर पट्टी भी कर सकते हो, या फिर आप इसे ओपन भी रहने देते हो, यानी अगर ओपन रहता है तो ज़्यादा जल्दी ठीक होता है, लेकिन अगर आपका घाव डीप है तो आप उस पर पट्टी जरूर करें, यानी एक पट्टी कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो कोई भी इंफेक्शन है बाहर से वो उसके अंदर नहीं जाएगा, यानी कोई भी जो ऐसे कण होते हैं मिट्टी के कण वो उसके अंदर नहीं जाएंगे, जिससे वो घाव बढ़ेगा नहीं। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट है वो वैसे देखे तो नहीं गए हैं ज़्यादा, फिर भी अगर कहो कि ये साइड इफेक्ट हो जाता है, यानी इसमें साइड इफेक्ट में क्या होता है, रेडनेस हो जाती है, वहाँ स्वेलिंग भी आ जाती है, यानी सूजन भी आ जाती है, तो आप उसे तुरंत वहाँ से हटा सकते हैं, यानी जो आपके घाव बन पे आपने जो क्रीम लगाई है उसे आप जल्दी से वहाँ पर हटा सकते हैं। इसकी जगह आप दूसरी नई क्रीम ले सकते हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, यानी अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वैसे ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है लेकिन कईयों के साइड इफेक्ट हो जाता है, तो डॉक्टर इसके लिए दूसरी क्रीम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर अपन ये यूज ले रहे हैं तो किसी के बच्चे के भी ले सकते हैं या अडल्ट के। दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति के आप ये यूज ले सकते हो, यानी जैसे कोई भी अडल्ट हो या कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो, यानी आप किसी को ले सकते हो, लेकिन इसमें जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसे ये मेडिसिन यूज नहीं लेनी है, यानी अगर उसके घाव हो गया हो तो वो ये ट्रीटमेंट ना ले, क्योंकि ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी ये वाली ट्रीटमेंट वो ना ले, उसके लिए डॉक्टर उसको नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, वही उसे लेनी है, या डॉक्टर से वो पूछ कर वो उसे यूज ले सकते हैं। दोस्तों आपको लास्ट में क्या करना है, आपको अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट है कि आप अगर ये मेडिसिन लगाते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से हाथ साफ करना है। तो दोस्तों ये थी एक घाव के लिए एक अच्छी मेडिसिन जिसे आप यूज करके अपने घाव को जल्दी ही भर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप इसका यूज फंगल इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं, अगर आपके कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो तो आप उसमें इसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेप थ्रोट के बारे में। अगर आपका गला खराब रहता है, आपको खांसी के साथ कफिंग नहीं आ रही है या कफिंग प्रॉब्लम है, यानी आपके सब यानी गले में दर्द रहता है और ज़्यादा ही दर्द रहता है और कफिंग भी नहीं आ रही है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है स्ट्रेप थ्रोट का, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेप थ्रोट अपनी लैंग्वेज में। वैसे इसको इन्फेक्शन होगा वो है स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ये स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या इसका सिम्टम्स है और क्या इसके कॉजेज है, यानी क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो अपन इस वीडियो के अंदर इन सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए जानते हैं अपन ये क्यों होता है। मैं आपको पहले बताता हूँ ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजेनिक एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसके अपने जो गले के अंदर यानी उसमें दर्द बना रहता है। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन है जो अपने गले में रहता है, यानी उसके कारण ये अपने गले के अंदर दर्द होता रहता है और फीवर भी हो जाता है, और अपने गले में और जो टॉन्सिल होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है, यानी वो भी बड़े हो जाते हैं, यानी टॉन्सिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर और प्रॉब्लम हो जाती है, अपने फीवर बना रहता है, कंटिन्यू फीवर बना रहता है, जिससे और अपने कंटिन्यू फीवर रहता है और लंबे समय तक, यानी ये धीरे धीरे अपना फीवर बढ़ता ही जाता है। ठीक है, और अपने गले में भी, और अपन किसी भी चीज़ को अपन खाते हैं या निगलते हैं तो उसमें अपन को निगलने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अपन ये कैसे पता करेंगे कि अपने ये स्ट्रेप थ्रोट है या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। तो इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही एक ईजी है, यानी अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि अपने ये स्ट्रेप थ्रोट है या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। दोस्तों जो इसके डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन कि ये वायरल है या स्ट्रेप थ्रोट है, अगर जैसे अपन पहले बात करते हैं अगर वायरल है तो उसके अंदर क्या होगा, वायरल के अंदर अपने क्या फीवर होगा, ठीक है, और अपने कफिंग भी होगी, म्यूकस भी निकलेगा, ठीक है, और अपने कोल्ड भी बना रहेगा, ठीक, और अपने जो भी गला है उसके अंदर यानी दर्द वर्द कुछ भी नहीं रहेगा, यानी नॉर्मल जैसे कोल्ड होता है वो होगा। अगर स्ट्रेप थ्रोट या सोर थ्रोट है तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपके ना तो बलगम निकलेगा, ठीक है, ना कफिंग होगी और ना आपके और कुछ प्रॉब्लम होगी। इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा अपने गले में सबसे ज़्यादा इसमें दर्द रहेगा। दोस्तों अपन पता कैसे करेंगे अपने को स्ट्रेप थ्रोट है, तो अपन देखो मैं आपको इसके सिम्टम्स बताता हूँ कि स्ट्रेप थ्रोट के क्या सिम्टम्स है, यानी क्या क्या कोजेज है इसके अंदर। देखो अपने जो अपन अगर मुंह खोलते हैं अपन तो अपन उसमें देखते हैं रेड कलर के और येलो कलर के पैचेस बन जाते हैं, यानी आप मुंह खोल के आप शीशे के सामने जाके देख सकते हो मुंह खोल के उसके अंदर आपके कि रेड कलर के या येलो कलर के पैचेस तो नहीं बन रहे हैं। अब ये अपन कैसे पता करें कि अपने ये क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है, तो ये अपने होने का कारण है कि कोई भी इन्फेक्टेड जो भी पर्सन है जिसके ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, उसके अगर अपन उसके कांटेक्ट में आ गए हो तो उसके कारण भी अपने ये प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रेप थ्रोट की। तो दोस्तों आपने जान ही लिया कि अपने स्ट्रेप थ्रोट क्यों हो रहा है, यानी क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसका रीज़न है, कॉजेज। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के लिए बढ़ते हैं आगे कि अब इसका अपन क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके वायरल इन्फेक्शन है तो ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है तो ये अपन घर पे भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें यानी नॉर्मल एंटीबायोटिक्स लेके। लेकिन अगर ये स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करता है, एक टेस्ट करता है स्ट्रेप थ्रोट का, तो उससे हाथों हाथ पता कर लिया जाता है कि आपकी स्ट्रेप थ्रोट है या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। और अगर उसमें पता नहीं कर पाते हैं तो वो उसको लेबोरेटरी भेजते हैं, तो वहाँ पे अगर वो पॉजिटिव आ जाता है या उस जो सिम्टम्स है अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो आपको नॉर्मल एंटीबायोटिक देते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, जो ये अपने मेनली अपने इस इन्फेक्शन के लिए कोज के लिए यूज़ में ली जाती है एजिथ्रोमाइसिन, और नॉर्मल और भी दे सकता है मेडिसिन जैसे पेनिसिलिन हुई, एजिथ्रोमाइसिन हुई, ठीक है, ये इसके यूज में ली जा सकती है। तो मेरा मानना यहाँ पर यही है कि अगर आपकी ऐसी इन्फेक्शन है स्ट्रेप थ्रोट आपकी, यानी येलो कलर के और रेड कलर के पैचेस बन रहे हैं और गले में दर्द है और कुछ भी चीज़ आपसे अगर निगली नहीं जा रही, तो आपको बिना किसी देरी के, यानी अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्रिएट हो जाएंगे तो आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन
हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं अस्थमा पेशेंट के डाइट के बारे में कि अस्थमा पेशेंट वाले व्यक्ति किस तरीके की डाइट ले सकते हैं और किस तरीके की डाइट को वो अवॉइड कर सकते हैं। यानी उनके जो अस्थमा है, यानी जो दमा की प्रॉब्लम है, अगर वो अच्छी डाइट लेंगे तो उससे आपका अस्थमा ज़्यादा नहीं होगा और आपकी जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ रही है वो आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी ये सब कुछ आपकी डाइट के ऊपर करता है। यानी अपन गलत खान पान की वजह से भी अपना अस्थमा ज़्यादा हो जाता है, यानी दमे की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे अटैक वटैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊं कि अस्थमा किस हो रहा है, यानी क्या कारण है। दोस्तों अस्थमा होने के कारण खूब सारे के हो सकते हैं, यानी एलर्जिक कारण भी हो सकते हैं और कई वैसे और जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। यानी जैसे अपनी किसी फैमिली में हो रहा हो किसी मेंबर के, तो वो अपने भी हो जाता है, तो उससे भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अस्थमा में क्या होता है, यानी सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। जो भी अपने लंग्स है, जो ब्रोंक्यूल्स है, जो अपने फेफड़े तक जो भी नलियां जा रही है ऑक्सीजन वाली, वो सिकुड़ना हो जाती है, यानी वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है, जिससे अपने को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे क्या होता है अपने अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हमें धीरे धीरे अस्थमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर अपन अस्थमा का जल्दी से उपचार नहीं कराते हैं तो ये अस्थमा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हमें पंप की भी आवश्यकता पड़ जाती है। यानी हमें जल्द से जल्द अगर इसका निदान नहीं किया या इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके अंदर में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती है। यानी बॉडी के अंदर वीकनेस बनी रहती है और बॉडी के अंदर हर प्रकार की जो भी बीमारियाँ आती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो उसे भी जरूर जाके आप फॉलो कर लें। और अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उससे जरूर सोल्व आउट करूंगा। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में पहले बात करेंगे कि किस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए और किस तरह की डाइट को आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी जो अस्थमा के पेशेंट है उनको अपनी डाइट के अंदर क्या क्या ऐड करना चाहिए जिनके वो अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ना बढ़े और जल्द वो ठीक भी हो जाए, और किस तरीके की आपको डाइट को अवॉइड करना है कि जो आपकी जो दमा की प्रॉब्लम है वो जो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। यानी वो चीज़ें आपको अवॉइड ही कर देनी है कि वो चीज़ आपको खानी नहीं है, तो आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दोस्तों अपने जो ये प्रॉब्लम है दमा की वो कुछ खान पान की वजह से भी खराब हो जाती है। यानी अस्थमा की जो पेशेंट है उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखी गई है कि वो हर तरह की चीज़ें खा जाते हैं जो उनको सूटेबल नहीं है, वो चीज़ें भी वो खा जाते हैं, जिससे उनके अस्थमा की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कुछ खान पान की वजह से आप दमा की प्रॉब्लम को शांत कर सकते हैं, यानी दमा की जो ये प्रॉब्लम है वो आपकी धीरे धीरे कम हो सकती है। दोस्तों अपन पहले बात करते हैं कि आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों आपको विटामिन सी से भरपूर जो भी डाइट है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, उस तरीके की आपको डाइट अपने डाइट में जोड़नी चाहिए। यानी अपनी जो डाइट प्लान है उसके अंदर आपको ये ऐड करना चाहिए कि आपके सबसे ज्यादा विटामिन सी से भरपूर चीजें आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, जिसके अंदर उसके अंदर क्या होता है विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, यानी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें अपन बात कर सकते हैं तरबूज हो गया, पपीता हो गया, शकरकंद हो गया, और ये अपने क्या होता है अंगूर हो गए, सेब हो गए। ये चीजें क्या होती है अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है, यानी जो अपने लंग्स है उनको स्ट्रॉन्ग करती है कि अगर लंग्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो अपनी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे भी कम हो जाएगी। यानी नेक्स्ट है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है अस्थमा रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बीटा कैरोटीन अपने को डाइट अपने उसके अंदर खाए तो उसमें अपन शिमला मिर्च खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं और हरी मिर्च खा सकते हैं। इन सभी डाइट के अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो ये अस्थमा रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, यानी जो दमा के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हरी सब्जियों की। दोस्तों आपको सबको पता है हरी सब्जियों के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। उसी प्रकार अगर अपन हरी मिर्च का ज्यादा सेवन करते हैं तो ये अपने बॉडी को भी अच्छा रखता है और अपने जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसको भी ये कम कर देते हैं, यानी ज्यादा बढ़ने से रोकते हैं। दोस्तों रेगुलर हरी सब्जियों का सेवन करने से क्या होता है अपने लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनके अटैक आते हैं अस्थमा के अटैक आते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और जिनके लंग्स में यानी अपने जो फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है वो भी कम जमता है, यानी फेफड़ों में कफ जमने की क्षमता भी कम हो जाती है। यानी अपने फेफड़े में जिस प्रकार की कफ जम जाते हैं या किसी प्रकार की एलर्जी चीज हो जाती है वो अगर अपन हरी सब्जियों का रेगुलर सेवन करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर बड़ी चीज़ें खानी चाहिए, यानी प्रोटीन से भरपूर बड़ी चीज़ें जैसे हो गई दालें हो गई, सोयाबीन हो गई, और जितनी प्रकार की कंप्लीट जो दालें हैं वो अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, यानी आपके अस्थमा के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ देने के लिए होगी।
दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किस तरीके की डाइट को आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी अस्थमा की जो पेशेंट है उनको किस तरीके की डाइट को बंद करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। मूंगफली आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मूंगफली खाने से क्या होता है, आपको खांसी भी चल सकती है और आपकी सांस भी फूलने की समस्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि मूंगफली के अंदर ऐसे ही कारक पाए जाते हैं जो आपकी सांस फूलने की समस्या को और आपकी खांसी को भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन करते हैं तो अस्थमा अटैक का कारण बढ़ सकता है, यानी आपको अस्थमा अटैक ज्यादा हो सकता है, यानी अस्थमा अटैक आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रोस्टेट फूड का सेवन भी आपको कम करना चाहिए। प्रोस्टेट फूड का सेवन का मतलब है कि अगर आप बाहर की ज्यादा खान पान चीजें खाते हैं, यानी बाहर की आप चीजें खाते हैं, जो भी तली भुनी चीजें हो गई, फास्ट फूड चीजें, ऐसी चीजें खाते हैं तो उससे भी आपका अस्थमा बढ़ सकता है। यानी जो बाहर की चीज होती है वो क्या केमिकल रिएक्शन हो जाती है उनमें, और कई ऐसी डाइट है जो आर्टिफिशियल होती है, यानी पहले से बनाई होती है, जिससे भी आपके अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो दोस्तों मैंने जो दोनों चीजें बताई है आपको कि किस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए और किस तरह की आपको डाइट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इन डाइट को फॉलो करते हैं तो आपकी जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सोल्व भी हो जाएगी और आप अस्थमा से भी रिलीफ पा सकते हो। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पथरी के समय यानी किडनी स्टोन के टाइम डॉक्टर द्वारा कौन सा इंजेक्शन आपने को लगाया जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी को जरूर जाके फॉलो करें, उसकी लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अपन पहले बात करते हैं कि अगर अपने किडनी स्टोन का दर्द है या नॉर्मल एब्डोमिनल पेन है, ये अपन किस प्रकार पता कर सकते हैं, यानी क्या सिम्टम्स है किडनी स्टोन के पेन के। दोस्तों अगर आपके दोनों साइड रीजन के अंदर, यानी अपन जहां बेल्ट बांधते हैं, अगर उन साइड रीजन के अंदर अगर आपके पेन हो रहा है या वन साइड या दोनों साइड, तो ये किडनी स्टोन का दर्द माना जा सकता है। या डॉक्टर इसे सोनोग्राफी के थ्रू भी चेक करके पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी स्टोन का दर्द है या नॉर्मल आपके एब्डोमिनल पेन है। दोस्तों अगर आपके किडनी साइड का दर्द अपने जैसे बेल्ट साइड हो रहा है या पीछे बैक साइड में या बेल्ट साइड के आगे हो रहा है, तो ये किडनी स्टोन का दर्द होता है। तो उस समय डॉक्टर कौन से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है या कौन से आपको इंजेक्शन लगाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों जो अपने इंजेक्शन लगाते हैं उसके अंदर फर्स्ट है डाइक्लोफेनिक। दोस्तों ये इंजेक्शन आपको IM या IV दोनों रूट के हिसाब से लगाया जा सकता है, यानी जो उसमें मेडिसिन पे जो लिखा होता है उसके हिसाब से आपको IM या IV आपको रूट के द्वारा या आपको किडनी स्टोन का पेन का दर्द दिया जाता है, जिससे आपके जो पेन हो रहा होता है वो उसके अंदर आपको रिलीफ मिलता है। और अगर फिर भी आपके अगर किडनी स्टोन में या आपके जो पथरी वाला दर्द है वो कम नहीं होता है, तो फिर आपको दूसरी मेडिसिन दी जाती है, वो है टर्माडोल। दोस्तों ये मॉडरेट टू सीवियर वाले पेन के अंदर आपको डॉक्टर देता है, यानी अगर अपन पहले जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो ओनली अपने को डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे अपने जो किडनी स्टोन का जो पेन हो रहा होता है वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनके किडनी स्टोन बहुत ज्यादा हो जाता है या किडनी स्टोन इतना बढ़ जाता है, यानी पथरी उनकी इतनी बढ़ जाती है जिससे उनके पेन बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है, तो उस समय डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करता है टर्माडोल का इंजेक्शन, जो उन्हें मॉडरेट टू सीवियर पेन को कम करने में लगाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया है कि अपने किडनी स्टोन के टाइम कौन कौन से वो इंजेक्शन है जो अपने पेन को रिलीफ करने में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।